हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट तक पे। हम फिलहाल मैथ मैराथन, सबसे पहले क्षमा चाहेंगे, कुछ ही कारणवश हम वीडियो नहीं ला पाए थे बीच में। और ठीक है, मैराथन का वीडियो है ये। इसमें सभी मैथ के जितने पेपर वन में पूछे गए प्रश्न, आपको बता दूं ये प्रश्न पूछा गया है आपको 16 जनवरी 2021 को। कब? 16 जनवरी 2021 को ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर वन में मैथ के मिक्स क्वेश्चन लाए हैं आपको। ठीक है, आप मिलाना चाहे तो मिला भी सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न है, आप झलकियां देख लीजिए कैसा प्रश्न है। देखिए सब प्रश्न है आपके सामने। ये कुछ प्रश्न आपको हम करवाएंगे जो बहुत हॉट है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न बोलता है क्या? पहला प्रश्न बोलता है सिराज नाम का कोई लड़का है, अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है। उसके पास सेब है, ठीक है, सेब है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 12 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 13 जोड़े सेब रखते हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है? कहने का मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। पहले यहां देखिए, ठीक है, समझाने का तरीका बताते हैं। पहले तो आप ये जानिए, कोई आपसे बोलेगा एक जोड़ा, आप बचपन से जानते होंगे, एक जोड़ा में क्या, मान लीजिए बोलेगा एक जोड़ा केला है। एक जोड़ा का मतलब क्या? दो। एक जोड़ा का मतलब क्या हुआ? दो होता है। कहते हैं ना, एक जोड़ा सेब है, एक जोड़ा आम है, यानी दो। दो की बात किया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आपसे बोला है, मान लीजिए ये पंक्ति है, ये पंक्ति हुआ, ये पंक्ति हुआ, ठीक है। इसके बाद जोड़ों की संख्या, जो बोला है वो अभी समझा रहे, आप समझिए। जोड़ों की संख्या, ठीक है, जोड़ों की संख्या। उसके बाद देखिए क्या बोला, सेबों की संख्या, कुल सेब कितना है, सेबों की संख्या निकालिए, सेबों की संख्या। सिराज अपनी रसोई में सेबों की इस प्रकार, सेब को इस प्रकार रखता है कि उसने पहली पंक्ति में, मान लीजिए पहला पंक्ति ये है, ये देखिए ये पंक्ति है, तो पहली पंक्ति मान लीजिए, पहली पंक्ति में उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़ा सेब, सेब कितना रखा? 11। तो एक जोड़ा में कितना सेब होगा आप बताइए? 2 होता है, ये पता है। तो 11 दूना, अगर 11 जोड़ा सेब है तो सेब कितना हो जाएगा? अगर सेबों की संख्या निकाले तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 11 दूना कितना हुआ? 22। टोटल 22 सेब हो गया। टोटल कितना सेब हो गया? इसको ऐसे कर देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिए 11 जोड़ा सेब है और जोड़ा में है तो 2 से गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, यानी 22 सेब है पहली पंक्ति में। समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए, क्या बोला? दूसरी पंक्ति में 22 जोड़ा, दूसरी पंक्ति में। चलिए दूसरी पंक्ति लिए, पंक्ति के नीचे अभी समझा रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कितना है? 22 जोड़ा। तो एक जोड़ा में 2, तो 22 दूना 44, यानी दूसरी पंक्ति में कितना सेब हो गया? 44 हो गया। समझ में आ गया? तीसरी पंक्ति में, अब तीसरी पंक्ति में लीजिए। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस समझना है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कितने बच्चे इसको देख के ही छोड़ देते हैं। बहुत आसान है मैथ, ठीक है, आप बस बने रहिए। और तीसरी पंक्ति में कितना है? तीसरी पंक्ति में 23 जोड़ा, 33, तो 33। तो सेब कितना हुआ? एक जोड़ा में 2, तो 33 दूना 2 से गुना 66 हो गया। पहली पंक्ति में 22 सेब, दूसरी पंक्ति में 44 सेब, तीसरी पंक्ति में 66 सेब। अब तो सिराज के पास रसोई में, यानी जो किचन है, उसमें कुल कितने सेब है? सेबों की संख्या बोला है। और देखिए सेबों की संख्या निकाल चुके हैं। पहली में इतना 22, आप सबको जोड़ दीजिए। पहली पंक्ति में कितना है? पहली में 22 है, दूसरी पंक्ति में कितना आया? 44, और तीसरी पंक्ति में कितना आया? 66 सेब। आज जब सबको जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 132 सेब उनके रसोई में है। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है प्लीज, आप बस पढ़िए उसको एक बार, जैसे बोला वैसे। 132 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न।
अब ये देखिए, ये बराबर प्रश्न पूछता है आभास संख्या। पहले ये बताइए आभास संख्या क्या होता है, आप जानते हैं ना, फिर से हम बोल देते हैं, आपको पता है, मुझे पता है। आभास संख्या का मतलब हुआ जिसके केवल दो गुणनखंड हो। आभास संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसके, आभास संख्या का मतलब हुआ जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे कोई बोलेगा दो, दो क्या है, आभास संख्या है, बोलिएगा हाँ, क्यों, चूंकि ये एक से भागा लगेगा, ये एक से भागा लगेगा और स्वयं दो से, तो देखिए दो के कितने गुणनखंड हो गए, एक और दो, दो ही गुणनखंड हो, इसका मतलब अभाज्य है। पांच क्या है, तो अभाज्य है, क्यों, ये एक से लगेगा और पांच से लगेगा। कोई आपसे बोलेगा नौ क्या है, अभाज्य है, तो आप क्या बोलोगे, देखो ये एक से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा और नौ से भी लगेगा, यानी एक दो तीन। मैंने क्या बोला, आभास संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, लेकिन यहां तो तीन है, एक दो तीन, इसका मतलब नौ आभास संख्या नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा आपको। क्वेश्चन क्या बोला, कोई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया हुआ, कथन क्या, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी पढ़ लेना, ठीक है, वहां पे हम। चलिए पहला क्या बोला, देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है क्या, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। यहां बोला उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऊपर दिए हुए 1 2 3 4 ये कथन है, इसमें से कौन सा सही है, आपको ऑप्शन दिया है ये। तो जो हिंदी मीडियम है, ये 20 का मतलब बुझ जाइएगा, यानी 1 और 4, फिर यहाँ देखिए 2 3 और 4, तो बीच में ये है, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। समझ गए ना। चलिए अब बताइए, सभी आभास संख्या विषम संख्या होता है क्या, ऐसा तो नहीं है। दो से स्टार्ट होता है आभास संख्या, 2 3 5 7 11, ये सभी आभास संख्या है। और यहां क्या बोला, सभी आभास संख्याएं विषम होते हैं, विषम तो होते हैं, लेकिन एक ऐसा संख्या भी है जो सम भी होता है, लेकिन यहां क्या बोला, यहां क्या बोला, सभी आभास संख्या विषम होती है, इसका मतलब ये गलत है। अब ऑप्शन में देखिए, ए बी सी में बोला कौन सही है, ये तो गलत आ गया, जिसमें भी एक होगा वो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 1 और 4 सही है, तो एक तो ऐसे ही गलत है, तो ये ऑप्शन आपका छट गया, जिसमें भी एक है और किसी में नहीं है। आगे बढ़िए, एक अंक वाली केवल 5 आभास संख्या होती है, ये देखिए तो आप, आभास संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आ गया, ये 11 आता है, लेकिन ये 2 अंकों वाली संख्या है, एक एक 2 अंकों वाली। अंक का समझिए, कोई 100 बोला, ये क्या अंकों की संख्या है, तो बोलिएगा 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है, लेकिन आपसे बोला एक अंक वाली केवल 5 आभास संख्या होती है। अब बताइए एक अंक वाली क्या आभास संख्या है, 1 2 3 4, बस 4 ही तो है ही है, क्योंकि 10 के बाद तो 2 अंक वाली, तो यहां बोला एक अंक वाली केवल 5 आभास संख्या होती है, ये तो गलत बात है, एक अंक वाली तो बस 4 ही आभास संख्या होती है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब ऑप्शन में आइए, ए ऑप्शन तो छट गया, बी सी डी में कौन कौन सही है, तो ये तो दो वाला तो गलत है ना, गलत है। और आपसे पूछा उपरोक्त में से कौन सही है, जिसमें भी 2 होगा वो ऑप्शन कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 गलत है और आपसे पूछ रहा है कौन सही है। चलिए इसमें देखिए, बी वाले ऑप्शन में 2 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, और डी वाला में भी 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। आंख मूंद के तीसरा मार दीजिए, हो गया। ऐसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन से आंसर निकालिए, क्योंकि 2 गलत है और यहां बोला उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो जिसमें भी 2 ऑप्शन दिखेगा वो सब गलत होगा कि नहीं होगा, तो देख लीजिए, और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सब 3 ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन सही है। अब ऐसे में समझ लीजिए आप, आभास संख्या है, अपरिमित है, आभास संख्या केवल 2, कुछ नहीं, मिल गया, मार दीजिए। चलिए ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। स्कूल की एक एनएसएस इकाई है, एक इकाई है, एक अपना, आप ऐसे लेके चलिए, एक अपना इकाई है जो खाना खिलाती है, जो बांटती है, जैसे आपका नाम कुछ हो गया, मेरा नाम कुछ हो गया, ऐसी एक इकाई है। स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। यानी कोई कोई दानी आदमी है, कोई सेवा करता है, उनका फैसला है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक व्यक्ति को हम
प्रत्येक को हम 3/4 चीनी देंगे, 3/4 किलोग्राम हम चीनी देंगे प्रत्येक को, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को हम 3 किलोग्राम, 3/4 यानी एक बच्चे को इतना मिलेगा। अब आपसे पूछा है कि एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.5 किलोग्राम चीनी मिली और उसके पास टोटल चीनी पता कितना है, इतना है 28.5 kg, इतना चीनी है टोटल, और प्रत्येक को देना है इतना। तो आपसे पूछ दिया कि कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जाएगी, क्योंकि कुल मात्रा तो इतना है, अब प्रत्येक को मिलेगा इतना, तो इतना चीनी में 28.5 kg चीनी में कितने बच्चे को चीनी मिलेगा, कितने बच्चे को चीनी मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये देखिए, चूंकि 3/4 एक बच्चे को मिला, कैसे बनाते हैं बचपन में, एक एक नियम से, तो एक में कितना मिलेगा, एक में मिलेगा, एक में कितना हो जाएगा 1/3/4, इसीलिए 28.5 में ना, 28.5 kg में कितने बच्चे को, तो कर दीजिए कितने, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी ऊपर जाएगा मतलब इसको पहले 28 दूना 8 दूना क्या हो गया, 8 दूना 16, हाथ में 56, 1 57, 57/2, यानी आप इसको ऐसे कीजिए, ये हो गया। अब ये गुना हो जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, यानी हो गया 28.1/2 भागा, आई बट्टा के नीचे था 3/4, तो हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो गया, 8 दूना 16, 16 1 16, 56, 1 57, 57/2 इधर हो गया, और भागा है तो गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो पलट जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे, हो गया। तो 2 एकाए 2, 2 दूना 4, 3 एकाए 3, 3 एकाए 3, 3 दू 5, 3 नमा 27, 19 दूना 38, यानी 38 बच्चों के बीच 28.5 kg चीनी बांटा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब ये प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। यहां पढ़िए आप, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है। पहले पूर्णांक होता है क्या, आपको पता है ना, 0 बीच में ले लीजिए, 1 2 से लेके अनंत तक, और इधर हो जाएगा -1 से लेके अनंत तक, ठीक है। ये होता है पूर्णांक। आपको कोई भी पूर्णांक संख्या लेना है, और आगे आपसे बोला कथन ए, एक कथन दिया है। कथन क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, ये कथन दिया। अब एक कथन और दिया, दो संख्याओं का योग सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। आपके सामने दो कथन है, एक ये और एक ये, दोनों कथन को चेक करना है, और आपसे बोला पूर्णांकों के संबंध में कोई पूर्णांक ही लेना है, कौन सा कथन अथवा सही है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। अब बताइए, ठीक है, मान लिए आपने दो संख्या कैसा लेना है, पूर्णांक लेना है, क्या लेना है, पूर्णांक लेना है। तब पूर्णांक मान ले लिए 2 ले लिए, एक 2 ले लिए, एक 3 ले लिए। अब कथन ए पर चलते हैं। पहला, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ये है, चूंकि पूर्णांक ही लेना है, दो संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल कीजिए 2 गुने 3, तो क्या आ गया 6 आया। और यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल किए सदैव, यानी हमेशा संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा आ गया, ये तो सही है। लेकिन एक चीज और दिया, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर, तो बराबर तो नहीं आया ना, यहाँ 2 है, जब 2 को 3 से गुना किए तो 6 आया, जो 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, वो तो सही है। लेकिन ये भी बोला है के बराबर भी होता है, यानी इसके बराबर तो नहीं आया, इसका मतलब कथन एक गलत है, कथन एक गलत है। अब दूसरा, चलिए मान लीजिए दो संख्याओं का जोड़, तो संख्या तो यही माने में 2 और 3, चलिए दोनों को जोड़ किए तो 3 + 2 क्या हो गया 5। और कथन भी क्या बोलता है, दो संख्याओं का जोड़ सदैव, यानी हमेशा संख्या के बराबर या उससे अधिक, जब दोनों को जोड़े तो 5 आया, जो 2 से बड़ा है और जो 3 से बड़ा है, ये बात तो सही है, अधिक है। लेकिन बराबर कहाँ आया, 2 के बराबर तो नहीं आया 5।
और ना 3 के बराबर 5 होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। तो अब इसमें ऑप्शन में से सुनिए क्या बोला है, ए और बी सत्य है, तो गलत बात है क्योंकि ए और बी तो गलत आया है। चलिए, ए और बी असत्य है यानी गलत है, बिल्कुल ऑप्शन सही, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, और भी प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, और जिसमें से आपको हम एक ये देखिए, आप बहुत आसान प्रश्न है। आप रिंकी रिंकी एक लड़की है, उसके पास 3 प्लेट है। यहाँ देखिए 3 थाली है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 थाली उसके पास है। ठीक है, पहला थाली ए, दूसरा थाली बी और तीसरा सी। एक थाली है जिसमें जलेबी रखती है। वो थाली ए में केवल 1 जलेबी आता है, यानी इस थाली में उसके पास 1 जलेबी है, जलेबी की संख्या 1। इस थाली में उसके पास है बी, देखिए बी में 5 जलेबी, बी में 5 जलेबी, और सी में पता है कितना जलेबी है, सी में 3 जलेबी, यानी इसमें 3 जलेबी, इसमें 5 जलेबी, इसमें 1 जलेबी। और आपसे क्या बोला, वह तीनों थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है। अभी तो इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, लेकिन वो चाहती है कि सभी थाली में बराबर जलेबी रहे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए बी सी और डी में कथन कौन है, ये बताइए। वो चाहती है ए बी और सी सभी थाली में बराबर जलेबी रहे, समान मात्रा में, तो क्या करें? इसमें 5 है ना, अगर 5 में से 2 जलेबी लेके इसको दे दे, जब 2 जलेबी इसमें आ जाएगा तो 1 का प्लस 2 कितना, इधर 3 जलेबी हो जाएगा। और जब 2 जलेबी खत्म हो गया इसमें से, तो इधर क्या बच गया, 3 जलेबी बच गया, और इसमें ऑलरेडी 3 तो है ही है। अब देखिए क्या हुआ, ए में भी 3 जलेबी, बी में भी 3 जलेबी और सी में भी 3 जलेबी आ गया। वही बोला ना, वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है, तो क्या करे? तो हमने तो कर दिया, यानी बी में से 2 जलेबी निकाल के ए में रख दिए और सभी बराबर हो गया। अब ऑप्शन पढ़िए क्या बोलता है, थाली बी, हिंदी मीडियम है तो इसके बाद पढ़िए, इसके बाद थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना है। क्या बोला, थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर ए में रखना है। ये बात तो सही है, मैंने भी तो वही किया, तभी तो बराबर हुआ। इसका साफ मतलब है कि ऑप्शन ए सही है। अब आपसे सही पूछा है, और बाद बाकी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। ये बोलता है थाली बी और थाली सी में से 1-1 जलेबी उठाकर, तो बी और सी में से तो उठा ही नहीं हम, तो ये तो ऐसी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। सी देख लीजिए, तीनों थालियों में बराबर जलेबी नहीं हो सकती है, ऐसा हुआ है आपके सामने में, तीनों थाली में बराबर जलेबी आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। ये देखिए, थाली ए में से 1 जलेबी उठाकर, तो ए में से कहाँ उठाकर हम रखे, कहीं नहीं रखे, तो ये भी गलत बात हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये क्वेश्चन पहले देखिए कैसा लगा। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हम सोचते हैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करें, नहीं तो आपको पढ़ने में उबाऊ होगा। इसी टाइप का हम सोचते हैं प्रश्न आपके लिए लावे, 3-4 प्रश्न करावे जो एग्जाम में आपको लेंदी लगेगा बहुत हार्ड प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान होता है, बस उसको एक बार पढ़ने का जरूरत है। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी ले लीजिए, चलिए चलते चलते बता देते हैं, कितना आसान है। यदि 6 और 7, क्वेश्चन देके भागना नहीं है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त XY लघुत्तम समापवर्त का आधा है, साफ बोल दिया। मान लीजिए 6 और 7 है, 6 और 7 का क्या बोला, 6 और 7 का जो एलसीएम है, एलसीएम 6 और 7 का जो एलसीएम है, इसको ऐसे लीजिए, आप समझ में आएगा अच्छे से। 6 और 7 का एलसीएम जो है, पता है किसके बराबर है? इसका जो एलसीएम है वो बराबर है XY भी कोई संख्या होगा, XY के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, आधा है। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त, तो 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त X और Y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, यानी X और Y का जो एलसीएम होगा, एलसीएम किसका, X और Y का, साफ है, X और Y का इसके बराबर होगा, यानी X और Y का जो एलसीएम होगा उसके आधे के बराबर ये है। तो 6 और 7 का एलसीएम बोला तो क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, और एक चीज और दे दिया, यदि X का मान 12 है,
ये जो x और y दिया इसमें x का मान आपको दे दिया 12 और आपसे पूछा है y का मान क्या होगा। तो आसान है, कुछ नहीं करना है, 6 और 7 का एलसीएम बोला है ना, तो 6 को 7 से गुना कर दीजिए, हो गया। और इधर 1/2 है और इसका एलसीएम एलसीएम ये है, तो ये संख्या क्या है एक्स वाई। चूंकि एलसीएम को इधर गुना किए तो उधर भी गुना कीजिए, तो क्या हो गया एक्स, एक्स कितना है 12, 12 गुने कितना हो गया वाई। ठीक है, चल आप इसको कीजिए, गुना कीजिए इसको। 7 छक्का कितना हो गया, 7 छक्का क्वेश्चन देख लेते एक बार, क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। 6 7 1/2 और ये हो गया, बहुत बढ़िया 42। ठीक है, चलिए तो 7 छक्का कितना हुआ 42 हो गया, 42 हो गया इधर, और इधर हो गया 1/2। ठीक है, तो अब इसको इससे गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो कट जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, तो इधर बच गया y, इधर क्या हुआ 42 और इधर हो गया कट गया 6y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा जब भागा होगा 42 भागा 6, तो 6 का 6 6 सत्ते 42, यानी y का मान आपके सामने आ गया 7। ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान है, जो बोला वही किए हैं। 6 7 का एलसीएम बराबर है किसके, एक्स वाई के एलसीएम के आधा का, तो कर दिए, एक्स का मान दे दिया है। और इधर जब गुना किए एलसीएम को तो इधर भी गुना कर दीजिए, एलसीएम को गुना ऐसे ही बनेगा, गुना कर दीजिए, आसान से निकल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही, देखिए मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये 9 हो गया, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, घड़ी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत, बना दिए। सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घुमाती है। ऐसा प्रश्न जब भी आवे घंटे की सुई के बारे में, क्या बोला सुबह 6 बजे घंटे का सुई, घड़ी में 3 सुई होता है, घंटा मिनट सेकंड, तो घंटे की बात की है। मान लीजिए जब 6 बजे पर घंटा का सुई होगा और सुबह 6 से लेकर जब दोपहर के 3 बजेगा, 3 तो यहां बजेगा ना, चलिए तो उस बीच में कितने अंश का कोण घुमाएगा, तो कोण तो इतना बनेगा, इतना कोण बनेगा, इतना ही कोण बनेगा ना। तो इस कोण का मान आपसे पूछा है, इस कोण का मान आपसे पूछा है। देखिए कितना आसान है, पहले देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आवे आपके सामने, इसी को डिजिट बदल देगा। 6 बजे से लेके सुबह 6 से लेके जब घंटा का सुई जब बजेगा 3, तो उसके बीच कितना अंश का कोण बनेगा। तो ये बताइए, जब घंटा का सुई मान लीजिए अभी जब 1 बजता होगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6, जब घंटा का सुई जब पूरे घूम जाता होगा, जब 1 बजे से लेके 12 बजता होगा, इसका मतलब पूरे सर्किल घूम गया, यानी कितना का डिग्री बनाया, जब 12 घंटा, एच मतलब 12 घंटा, यानी 1 2, जब घंटा का सुई कभी 1 बजेगा, कभी 2 3 होते हुए जब 12 घंटा बीत जाएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा बताइए, 360 डिग्री का ना। तो 1 घंटा में कितना का बनाएगा, 360/12। इसीलिए अब बताइए यहां से यहां कितना घंटा चला, 6 से लेकर 9 तक। देखिए ये हुआ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, यहां से यहां 5 6 7 8, जब 3 बजेगा तो 9, यानी सुबह 6 से लेकर
और शाम के 3 बजे तक, 3 बजने तक कितना घंटा कवर किया? 9 घंटा। 9 घंटा बीतने के बाद शाम 3 बजा, तो 9 घंटा में कितना कोण बना? तो निकाल लीजिए। तो 9 घंटा, एच मतलब घंटा, तो क्या हो गया? 360 भागा 12 और गुने 9, 12 12 तिया 36, तो 9 त्रिक 27, 270 डिग्री का कोण बनेगा। जब आपको सुबह 6 से लेके और शाम के 3 बजेगा, उस समय आपका 270 डिग्री का कोण बनेगा। इसको निकालने का आसान तरीका है, जहां से जहां तक बोले, ठीक है, वो बना लीजिए। और कितना घंटा चला? तो देखिए 6 से लेके 3 बजे तक, तो 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 6 से 7 में जाएगा तो 1 घंटा, 7 से 8 में 2 घंटा, उसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 और 3 बजे 9 घंटा। 9 घंटा हुआ तो ऐसे निकाल दीजिए। और पूरे घड़ी जब 12 घंटा घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है, चूंकि एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, और आपसे डिग्री में पूछा है, इसीलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। ये बहुत आसान प्रश्न है, आयत से है। एक आयत है जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए का क्षेत्रफल। आपके सामने पहले से ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसका परिमाप नहीं हो सकता है, ये बोला है। यानी आपके सामने 4 परिमाप दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इस चारों में से कौन नहीं हो सकता है? लेकिन एक चीज दिया, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर अनंत तक, 0 नहीं आएगा ना निगेटिव आएगा। मान लीजिए कोई आयत है और क्षेत्रफल दिया है, ये आयत है, ठीक है, और जिसकी भुजाएं इतना है, ठीक है, मतलब जिसकी भुजाएं प्राकृत होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं पता है अभी, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल 24 दिया है। तो ऐसा क्या होगा? मान लीजिए क्षेत्रफल 24 दिया है, तो इसका पहले ये कीजिए आप, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, हो गया ना। तो उसकी भुजाएं जो है प्राकृतिक संख्या होगा। अब कौन कौन हो सकता है जिसके माध्यम से उसका क्षेत्रफल 24 हो जाए? अब देखिए, जब हम लेते हैं 2 दूना 4, क्या लेते हैं? 2 दूना 4, एक बार 4 लिए और इधर ले लिए 6, 3 दूना 6। जब एक बार 4 लेते हैं, एक बार 6 लेते हैं, और जब दोनों को गुना करते हैं, आपको पता है ना आयत का परिमाप का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए पहले, क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना मेरे दोस्त, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है भैया, तो जब लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो तो आना चाहिए। चलिए, तो एक बार जब 4 और 6 लेते हैं तो क्या होगा? 4 छक्के 24, यानी 24 आ गया। तो एक बार इसका हो सकता है, एक बार 4 हो गया, एक बार आप ले लीजिए 6 हो गया, इसको 4 मान लिए। एक आयत आपके सामने ये हो गया, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल भी आ गया। और आपसे बोला है एक आयत जिसकी भुजाएं लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, उसमें से जो भी हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन उसका जो परिमाप है इसमें से कौन नहीं है? अब देखिए कौन नहीं है। जब 6 और 4 लिए, 24 हो गया, तो इसके सामने भी 6 होगा, इसके सामने भी 4, तो 6 6 12, अब 12 8 कितना हुआ? 20। ये तो परिमाप हो गया इसका। जब 24 क्षेत्रफल हुआ तो परिमाप कितना हो गया? 20। और आपसे परिमाप नहीं पूछा है, जो नहीं हो सकता है, तब 20 तो है, तो यानी ये हटा दीजिए, ये हटा दिए, खेला खत्म। अब आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। अब लेते हैं, चलिए अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब मान लीजिए अगर लेते हैं ऐसे, 2 दूना 4, 4 तिया 8, जब एक बार में 8 लेते हैं, 8 लंबाई ले लिए और एक बार 3 ले लिए, यानी इसको 3 मान लिए, तो अर्थरिक, चूंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, 8 गुने 3 24 तो हो गया, 24 तो हो गया। तो चलिए ठीक है, बढ़िया बात है, मिल गया। तो इसके सामने भी 8, इसके सामने भी 3, 8 8 16, 16 6 क्या हुआ?
22, यानी 22 इसका परिमाप हो गया। और परिमाप आपसे नहीं पूछा, जो नहीं हो सकता है, तो 22 परिमाप तो हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा है, लेकिन आपको नहीं वाला बोला है। आप आगे बढ़िए, चलिए ये भी देखते हैं। देखिए कितना मजे वाला क्वेश्चन है, सब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आप पूछता है ऑनलाइन में, कितना का तो दिमाग चकरा जाएगा। चलिए हो गया। अब इसको देखिए, किसको किसको 3 दूना 6 तो ले लिए हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 भी ले लिए हैं, और 2 दूना 4 और 6 भी ले चुके हैं। तो आप कौन सा लेंगे ये बताइए। आप अगर लेंगे तो आप ले लीजिए, हाँ ये ले लीजिए एक बार, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इसको लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, लंबाई हो गया। अब बच गया 1, 2 बच गया, तो ये हो गया। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, 12 दूने, ये 3 माध्यम है जिसके तरीके से क्षेत्रफल 24 जो दिया हुआ है हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कौन परिमाप नहीं होगा, जो जो विधि हो सकता है हम उस पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने क्या हो गया 12, इसके सामने 2, चूंकि आयत में क्या आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो 12 12 कितना हो गया 24, और 2 दूना 4, तो क्या हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो टोटल 28, 28 पेरीमीटर हो गया। जब 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई लेंगे तब 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर ये है। तो आपसे परिमाप तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा कौन नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, चूंकि 28 तो मिल गया, तो कौन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा सी। क्यों, चूंकि 25 सेंटीमीटर जो परिमाप है वो 3 तरीके से आपका नहीं आएगा। समझ में आया। और देखिए कितना आसान प्रश्न था, प्रश्न आसान है लेकिन साइकोलॉजिकल है, आपके संज्ञान का यूज किया है। आप सीटेट, आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी चाहते हैं कि हायर टीचर अब बहाल हो, इसीलिए इतना क्वेश्चन को घुमाया जाता है। अब देखिए इतना में कितनों का तो दिमाग ही हिल जाएगा। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में हो, अब क्या हो पता तो है नहीं, लेकिन एक चीज दे दिया है, उसका क्षेत्रफल दे दिया था 24 सेंटीमीटर, उसी के आधार पर हम निकाले हैं। और उसका परिमाप नहीं हो सकता, इस 4 में से कौन नहीं होगा, तो हम कौन कौन होगा वही निकाल लेते हैं। तो जो भी 24 वाला है, तो 24 का जब लघुत्तम निकालेंगे उससे ये पता लगा लेंगे कितने तरीके से हम आयत बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 24 आ जाए। तो 3 तरीके से निकाल लिए और 3 तरीके से उसका परिमाप भी निकाल लिए, तो परिमाप हो गया। आपसे पूछा नहीं तो नहीं वाला छांट दिए, है ना आसान। चलिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था और उसको बनाइएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका हम पार्ट 2 भी ले आएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।